सो हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी। फिर से आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 गोधूली भाग 2 काव्यखंड से जनतंत्र का जन्म। क्या पढ़ने वाले हैं? जनतंत्र का जन्म। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, पहले वो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग इसमें पहले पढ़ेंगे कवि परिचय। क्या पढ़ेंगे? कवि परिचय। कवि परिचय को पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कविता का अर्थ। कविता जो दिया गया है उसका अर्थ हम लोग समझेंगे। तीसरा में हम लोग क्या जानेंगे, शॉर्ट में समझिएगा, शॉर्ट में हम लोग व्याख्या करने के लिए सीखेंगे। हम लोग 3 चीज यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले कवि परिचय को देखते हैं। वीडियो में बने रहना है आप सभी को लास्ट तक, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत पूछा जाता है। सर बहुत क्या पूछा जाता है, इससे आपको जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर एक साल का रिकॉर्ड है कि पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि जनतंत्र का जन्म जो है इसके लेखक कौन है। देखिए, इससे पहले हम आपको थोड़ा कुछ बताना चाहते हैं। हम लोग जो हिंदी पढ़ते हैं क्लास 10th में, हम लोग 2 हिंदी को पढ़ते हैं। सर 2 हिंदी क्या? एक हम लोग गोधूली पढ़ते हैं, ये ध्यान में रखना है। गोधूली, गोधूली भाग 2 पढ़ते हैं। गोधूली भाग 2, ठीक है। दूसरा हिंदी हम लोग क्या पढ़ते हैं? वर्णिका पढ़ते हैं। वर्णिका, इसमें देखिए गोधूली में भी हम लोग को 2 खंड में पढ़ना होता है। एक खंड में हम लोग गद्य खंड पढ़ते हैं, गद्य खंड, और दूसरे में क्या पढ़ते हैं हम लोग? काव्य खंड। काव्य खंड हम लोग अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं काव्य खंड से, ठीक है। वर्णिका, वर्णिका जिसमें हम लोग दही वाली मगमों को पढ़ा चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वहां जाके देखिए, बहुत ही विस्तार से आपको उसमें बताया गया है। तो हम लोग यहाँ तक जान ले हैं। तीसरा एक चीज और है कि हम लोग को ग्रामर भी पढ़ना पड़ता है जी, GRAMMAR, ग्रामर भी, जैसे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ना पड़ता है, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण देखिए, हिंदी व्याकरण आपको राजा सर पढ़ा चुके हैं और पढ़ा भी रहे हैं। और अगर आप अभी तक नई वीडियो जाके देखे हैं तो आप देख लीजिए, बहुत ही एकदम फर्स्ट क्लास पढ़ाए हुए हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये सर हिंदी पढ़ा रहे हैं तो फिर व्याकरण कौन पढ़ा रहे हैं, तो इस चीज पे मत रहिएगा, मत भूल कीजिएगा। राजा सर पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे जाके पढ़िए। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं इस जगह से। पहले कवि परिचय हम लोग देखते हैं। इनके जो कवि हैं, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, इनके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। आगे हम लोग अब जानते हैं इसके जन्म मृत्यु सबके बारे में। देखिए, इसका जन्म जो है, जन्म 23 दिसंबर, आप मेरे साथ लिखते जाइए, 23 दिसंबर 1908 ईस्वी को। 1908 ईस्वी को कहाँ पे हुआ था? इसका जन्म हुआ था सिमरिया, सिमरिया बेगूसराय बिहार में, बिहार, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मृत्यु। मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को, 74 ईस्वी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ये जो है उप कुलपति कहाँ के रह चुके हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये भागलपुर वाले जो भी होंगे, भागलपुर विश्वविद्यालय के मतलब ये कुलपति भी रह चुके हैं भागलपुर विश्वविद्यालय के। आगे देखते हैं, इन्होंने 1928 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा पास किए थे। मैट्रिक कहाँ से? मोकामा, आप लिखते जाइए, मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल, ठीक है। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा 1928 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। और 1928 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा, ठीक है। 1932 ईस्वी में बीए कंप्लीट किए थे, ठीक है। बीए कहाँ से किए थे? तो पटना, लिखते जाइए, पटना कॉलेज से। और उस ऑनर्स यानी कि बीए जो कहते हैं, ये उन्होंने इतिहास से किए थे। किस विषय से? इतिहास से। जब आप जाइएगा ना ऑनर्स में, तो वहां पर 200 मार्क्स का पूछा जाता है ऑनर्स, जो आपको मेन रखना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग ये भी देख लिए, आप लोग को ये सब याद रखना है। ये राष्ट्र कवि के नाम से भी जाने जाते हैं, राष्ट्र कवि, राष्ट्रवादी,
राष्ट्रवादी कहिए। इनके प्रमुख काव्य जो इस मुख्य जो काव्य थे, इनके कविताएं कौन कौन से थे ये देख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, उर्वशी, नील कुसुम, ये प्रमुख काव्य हो गए इनके। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं आगे। इनके जो है कुछ गद्य में भी है। ठीक है, ये गद्य भी लिखा करते थे, ये कहानी भी लिखा करते थे। ऐसा नहीं कि ये कविता ही सिर्फ लिखते थे, ये गद्यकार भी थे। ठीक है, आपको याद रखना है कि रामधारी सिंह दिनकर काव्य के कविताएं के साथ साथ ये गद्यकार भी थे। ठीक है, इनके कुछ गद्य है वो भी हम लोग देख लेते हैं। एक है व्हाट पीपल, दिनकर की डायरी, उसके बाद है संस्कृत के 4 अध्याय, ये याद रखना है। संस्कृत के 4 अध्याय। एक है व्हाट पीपल हो गया, दिनकर की डायरी, संस्कृत के 4 अध्याय। एक और है शुद्ध कविता की खोज। यहाँ तक हम लोग जान गए हैं। अब जान लेते हैं कि इनको पुरस्कार भी मिले थे। ठीक है, पुरस्कार कौन कौन से पुरस्कार ये सही हुआ। इनको पुरस्कार में देखिए, इनको गद्य से समझ देखिएगा, गद्य प्लस काव्य से इनको कहानी जो लिखे थे और कविता लिखे थे दोनों से मिला था। किस पे मिला था देख लेते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय पे उन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, और एक उर्वशी पे ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, यहाँ तक हम लोग जान गए। अब एक और हम लोग जान लेते हैं, राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। सांसद। तो चलिए हम लोग कवि परिचय को लिख डाले। अब हम लोग समझते हैं जनतंत्र का जन्म। देखिए कवि इसमें बतलाते हैं कि अब जो है लोकतंत्र लागू हो गया है। लोकतंत्र में क्या है कि जनता खुद अपना मालिक होता है, जनता इस सर्वोपरि होता है। तो इसके बारे में ही लिखे, क्या लिखे हैं हम लोग जब कविता पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे समझ में आएगा। पहले हम लोग कवि परिचय पढ़ते हैं। देखिए इनके जो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर है। आपको जब भी याद रखना है दिनकर से रखना है, पूरा नाम तो याद रखना है, लेकिन दिनकर भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा आपको दिनकर से ही पूछा जाएगा। क्यों ना हम लोग दिनकर याद रखें, क्या जी। चलिए अब आगे देखते हैं। इनका जन्म जो है 23 दिसंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुए थे। तो हम लोग याद रखेंगे कि ये हमारे बिहार के कवि थे, तो इनको पहले शत नमन है। ठीक है, आगे हम लोग अब बात करते हैं। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुए और ये भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं, उप कुलपति भी रह चुके हैं, ये भी याद रखना है। उन्होंने 1928 ईस्वी में मैट्रिक पास किए थे। कहाँ से? मोकामा घाट, पटना के आसपास में है। रेलवे हाई स्कूल से पास किए थे, आपको ये भी याद रखना है, वर्ष याद रखना है। उसके बाद 1932 ईस्वी में उन्होंने बीए पटना कॉलेज से किए। किस विषय से किए यहाँ देख लीजिए। बीए ऑनर्स जो किए थे वो इतिहास से किए थे। इतिहास में मेन एक सब्जेक्ट रखना पड़ता है, 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ऑनर्स विषय से किए थे, आपको ये याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं कि ये राष्ट्र कवि जगत में जो है, इसे संसार में लोग जानते हैं राष्ट्र कवि के नाम से। ठीक है, राष्ट्र कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आपको याद रखना है दिनकर जी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि इनके जो प्रमुख काव्य हैं रसवंती है। प्रमुख काव्य याद रखना आपको, हम ये भी अभी बताएंगे इसमें क्या क्या याद रखना है। प्रमुख काव्य इनके रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, उर्वशी, नील कुसुम। देखिए इसमें आपको जो है कुरुक्षेत्र याद रखना है, परशुराम की प्रतीक्षा याद रखना है,
हारे को हरिनाम याद रखना है, उर्वशी रखना है, ठीक है। आप ये दोनों छोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। और एक दो और अगर है लेकिन उसको भी छोड़ दिए हैं, लेकिन जो पूछा जाता है वही आपको बताएं। और ये जो है ये भी आपको याद रखना कि ये कविताएं के साथ साथ गद्यकार भी थे, मतलब ये कहानियां भी लिखते थे। इसका कुछ कहानियां हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। व्हाट पीपल, दिनकर की डायरी, संस्कृत के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, ठीक है। इसमें याद सर क्या क्या रखेंगे, इसमें आपको चारों याद रखना है, ठीक है। जो भी है 1 2 3 4, आपको 4 का 4 टोटल याद रखना है। आगे हम लोग जानते हैं इसको पुरस्कार भी मिला गया था गद्य से और काव्य से, कहानी जो लिखे थे उससे भी और कविताएं जो लिखे उससे भी। संस्कृत के 4 अध्याय, ये जान रहे हैं कि क्या है, ये गद्य है, ये गद्य लिखे। इस पे इनको कौन सा पुरस्कार मिले, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। दूसरा उर्वशी पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 2 हम लोग जान गए। और ये भी जानिए कि ये राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। तो क्या आप लोग समझ चुके हैं, हमको विश्वास है कि आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। आपको जब भी पूछा जाएगा ये सब ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है बिल्कुल। सर इसमें क्या क्या मैंने याद रखे ये भी बता दीजिए थोड़ा। जी हम ये भी आपको बता देते हैं, आपका माथा थोड़ा हल्का हो जाएगा। देखिए आपको पहला याद रखना है कि रामधारी सिंह दिनकर जो है, ये दिनकर याद रखना है। पहला बात, रामधारी सिंह दिनकर इसका पूरा नाम है, लेकिन जब भी पूछा जाएगा आपको दिनकर से पूछा जाएगा भाई, तो आपको दिनकर याद रखना है। जनतंत्र का जन्म के लेखक कौन है, दिनकर जी हैं। इनका जन्म मृत्यु ये दोनों तो आप मैंने याद रखिएगा ही रखिएगा। उसके बाद उप कुलपति कहाँ के थे, आपको ये याद रखना है बिल्कुल। दूसरा याद रखना कि मैट्रिक की परीक्षा कितने ईस्वी में पास किए, 1928 में, यह याद रखना है। बीए ऑनर्स किस विषय से किए, सर इतिहास से किए, ये याद रखना है। उनके बाद याद आपको इधर रखना है, देख लीजिए इनके प्रमुख काव्य में जो इसको आपको बताया इधर, ये याद रखना है। गद्य में ये याद रखना है। आगे देखते हैं सर इसमें पुरस्कार में क्या क्या याद रखेंगे, सर दोनों याद रखिए, ठीक है। इससे जो है पूछा जाएगा कम से कम 4 नंबर तो फिक्स है ऑब्जेक्टिव में, कम से कम 4 गो तो पूछ ही लेगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव में 2 गो तो पूछ ही लेगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं इस पंक्ति को। सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है, दो राह रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। बहुत एकदम प्यारा सा है ये चैप्टर। कहते कि सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी। सदियों से जो हमारे देश में अंग्रेजों ने हम लोगों को गुलाम बना रखे थे, अब उस जनता में थोड़ा सा जौन आ गया है, थोड़ा सा जौन आ गया है। क्या आ गया है, ये जो राख है इस राख में थोड़ा सा अब जौन आ गया है, तो अब जाके क्या हुआ, जनता सुगबुगा उठी है। सदियों से कर रहे गुलामी को जो सह रहे थे, अब उस गुलामी से आजाद होने की ओर चले। क्या हुए, अब आजादी की ओर बढ़े। तो ये राख जो है सुगबुगा उठी कि नहीं अब हमको गुलामी नहीं करना है, अब हमको आगे बढ़ना है। मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है। मिट्टी यहाँ किसको दर्शाया गया है, जनता को, ठीक है। राख भी जनता को, ये सब याद रखना है, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है। अब मिट्टी जो है अपने ताज पे, अपने इस सर पे जो मुकुट राजा लोग पहनता है ना, तो अपने ताज पे क्या है, अब वो पहन रखी है सोने का ताज। सोने का ताज पे क्या सर, उस सोना नहीं, उस सोना नहीं, अब उसके अंदर जो जुनून है ना, वो जुनून, वही जुनून उसका ताज है। क्या कहते कि मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है, दो राह रथ का घर घर नाद सुनो। अरे अंग्रेजों, अरे राजाओं, ये रथ आ रहा है जनता का पीछे से, ये गरजाहट नहीं सुनाई तुमको दे रहा है, ये जो घर घर नाद आ रहा है, ये रथ का घर घर नाद आ रहा है। क्यों आ रहा है कि दो राह, रास्ता जो दो, क्योंकि रथ आ रहा है, सिंहासन खाली करो। राजा को कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं राजा को कि तुम अपना सिंहासन अब खाली करो, क्योंकि अब उस सिंहासन पर जनता आने वाली है, अब वहां जनता बैठेगी, ठीक है। सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने के ताज पहन इठलाती है, दो राह रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। आगे कहते हैं कि जनता, कहते रहे हाँ जनता, अरे हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, अरे वही जनता, जिस जनता को तुम मिट्टी समझ बैठे थे, वही जनता अब तुम्हारा सिंहासन खाली करवाएगा। क्या कहते हैं, जनता, कहता अरे हाँ जनता, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। जनता हाँ, अरे मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, मिट्टी की अबोध मूर्तें किसको कहा गया है, जनता को ही, ठीक है। अबोध मूर्तें वही
जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, अरे वही जनता जो तुम्हारे सुख के लिए ठंड गर्मी बरसात कुछ नहीं पूछता था, तुम्हारे एक इशारे पर वो दौड़ा चलाता था, हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी हुजूर करने में लगा था, वही जनता जब अंग अंग में लगे सौंप को चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द सहने वाली, अरे वही जनता जिसको तुम सौंप के तरह चूस लेते थे, जैसे सौंप चूस लेता है उसी तरह से तुम सौंप के तरह चूस लिया करते थे, अरे वही जनता तुम्हारा अब सिंहासन खाली करवाएगा। तुम अंग अंग में उसके पीड़ा जो पहुंचाते रहते थे, वही जनता जो कभी भी मुंह खोलकर ये नहीं कह पाती थी कि हुजूर मुझको दर्द है, इधर ये हो गया उधर हो गया, अरे वही जनता अब तुम्हारा सिंहासन खाली करवाएगा। फिर कहते हैं जनता, कहता अरे हाँ जनता, जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसक, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। कहता है कि अरे वही जनता जिसको तुम अपनी बड़ी बड़ी जीभ से क्या करते थे, अपने सुख के लिए काटते फिरते थे, काट लेते थे, अरे वही जनता, जनता सचमुच ही बहुत वेदना सहती है, जनता बहुत ही दर्द सही है, बहुत ही वेदना सही है, बहुत ही दुख सही है। सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है, मानते हैं कि ठीक है सब चीज ठीक है, लेकिन अभी जनता क्या कहती है, अभी जनता इस पे क्या राय देती है, अभी जनता वर्तमान में क्या कहती है। सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है, इस पे जनमत क्या है प्रश्न गुड, जनता इस पर क्या कहती है, जनता इस पर क्या कहना चाहती है, इसमें जनता की क्या राय है, जनता की क्या राय है, यही बतलाते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं फोर पंक्ति को। मानो जनता को फूल जिसे एहसास नहीं, समझिएगा, मानो जनता को फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहिए तभी उतार सजा लो दोनों में। ये होता है फूलदौनी। क्या होता है फूलदौनी, जिसमें फूल तोड़ तोड़ के रखते हैं ना, उसी को कहते हैं। कहते कि मानो जनता को फूल जिसे एहसास नहीं, यहाँ पे अब फूल से जनता को जो है, जनता को फूल के समानता दिखाया है, फूल को तोड़ के फूलदानी में रख लेते हैं, उसी प्रकार से अंग्रेजों ने जनता को बना कर रखे थे। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि मानो जनता को फूल जिसे एहसास नहीं, उसको कोई एहसास नहीं, जब चाहे तभी उतार सजा लो दोनों में। ठीक है, तो जैसे फूल को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं फूलदानी में रखते हैं, उसी तरह से जनता को वो रखे थे बना के, जो चाहते थे जब चाहते थे जो करवाने वही करवाते थे अंग्रेजों ने। अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने को जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने में, अथवा कोई दुधमुही, जैसे दुधमुही को बच्चा नहीं होता है, उसको किसी तरह उसको मना के रखा जाता है चार खिलौने में, उसी तरह से अभी कभी कह रहे हैं कि अब नहीं, अब ये नहीं होगा, अब जनता बहलाने फुसलाने वाले नहीं है, नहीं अब घूमने वाले हैं। ठीक है, अब वो कोई दुधमुहा बच्चा नहीं रह गया है जो उसे चार खिलौने देके उसे मना लिया जाए, अब जनता वो नहीं रह गया है। लेकिन अब यह देखिए, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भिरिकुटी चढ़ाती है। लेकिन जब जनता की भूडोल चढ़ती है, जब जनता अपना गरजाहट सुनाई देती है, जनता की गरजाहट सुनाई देती है, जब वो भिरिकुटी चढ़ाते हैं, भिरिकुटी होता है कि जब ये भौरा है ना, ये भौरा जब ये ऐसे करके ऐसे गुस्सा जब आता है तो देखिए ना कैसे होता है, ऐसे कर पूरा तानते हैं ना आपको, कितना गुस्सा आता है। कहते कि जनता जब भिरिकुटी चढ़ाती है तो बवंडर उठती है। क्या उठती है? बवंडर उठती है। जनता जब भिरिकुटी चढ़ाती है तो बवंडर उठती है। दो रात समय का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। कहता है कि अब राह दो, अब रास्ता तुम अपना बदलो, सिंहासन खाली करो, जिस गद्दी पे तुम बैठे हो ये खाली करो, क्योंकि अब जनता बैठेगी उस गद्दी पे, अब जनता की बारी है। अब किसकी बारी है? जनता की बारी है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। जब जनता गरज लगाती है ना, महलों में रहने वाले राजाओं के, अंग्रेजों के नींव उखड़ जाती है। ठीक है, नींव उखड़ जाती है। सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जब जनता सांस लेते हैं, जब जनता
सांस लेते हैं तो राजा की जो ये है ताज है, माथा पे मुकुट नहीं पहनते हैं, वो उखड़ जाती है। जनता को रोके राह, समय में ताव कहाँ। अब जनता को रोक दे, अब ये समय भी नहीं रोक सकता है, ये समय भी अब नहीं रोक सकता है। जनता को रोके राह, समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही जाती है। जहां जनता जिधर चाह लेगी काल उधर ही लौट जाएगा, समय भी उसका कुछ नहीं कर पाएगा, समय भी कुछ नहीं कर पाएगा। जब जनता की राह चलेगा तो जिधर चाहेगा काल उधर ही जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ तक भी समझ गए हैं, हम लोग एक साथ समझते हैं। कभी कहते हैं कि जनता मानो फूल के समान हो गया है, उसे कोई एहसास नहीं है। जैसे फूल को तोड़ के फूलदानी में रख लेते हैं, फूलदानी में रख लेते हैं, उसी तरह से जनता को बना के वो रख चुके थे। क्या चुके थे? वो जनता को बना कर रख चुके थे अंग्रेजों ने। लेकिन अब नहीं, अब जनता चुप बैठने वाली नहीं है। अब जनता दुधमुहा कोई बच्चा नहीं है जो उसे 4 खिलौने देके उसे बाला फुसला लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही जनता की गर्जाहट होती है, क्या होती है? भूडोल बवंडर उठती है। जब उसकी आंधी तूफान जब उसे आती है, जब वो भ्रिकुटी चढ़ाती है, जब वो आंखें पे अपने चढ़ाती है, क्या चढ़ाती है? वो भ्रिकुटी को जब चढ़ाती है, तब समय को भी कहाँ वो रोक पाती है, तब समय भी उसे नहीं रोक पाती है। राह दो, अपना सिंहासन खाली करो, अब राजा हटो तुम, अब जनता बैठेगी, अब जनता की बारी है, तुम अब भागो भागो, अपना रास्ता खाली करो। यही कहते हैं कभी। तब कहते हैं कभी हुकारों से महलों की नींव मुखर जाती है। जब वो आवाज लगाएंगे, आवाज जब वो लगाते हैं तो क्या होते हैं, उसके महल की जो बीच चौखट का है ना, बीच का, वो भी नींव मुखर जाती है। सांस के बल से ताज हवा में उड़ती है। जब सांस लेंगे, जब सांस लेते हैं ना जनता, जब सांस लेते हैं तो उसकी जो ये है ना ताज, वो भी उखड़ जाते हैं। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए हैं, आगे भी कुछ पंक्ति है। चलिए अब हम लोग इस पंक्ति को समझते हैं। शब्दों शताब्दियों सशस्त्र का अंधकार, बिता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चिरते तिमिर का वक्ष उमरते आते हैं। कहते हैं कि शताब्दियों से, सैकड़ों साल से जो अंग्रेज राज करते आ रहे हैं, अब अंधकार को चीरते हुए अब जनता आगे बढ़ती हुई आ रही है। अब अंधकार मिटने को चला है, या और नहीं कोई जनता का यह स्वप्न अजय है। ये उनकी वीरता है कि वह अब अपनी आजादी पर आ टिके हैं। ये जनता की स्वप्न है, ये सपना है। ठीक है, हम लोग ये समझ गए। सबसे विराट जनतंत्र, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। क्या चीज का आ पहुंचा? सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। दुनिया का, जगत अगर आप कहते हैं तो ये हो गया संसार का। संसार का सबसे बड़ा जनतंत्र अब भारत में आ चुका है। लोकतंत्र अब लागू हो चुका है। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। कहता है कि जब आजाद होने पे हुआ था ना, उस समय भारत की जो है जनसंख्या थी वो 33 कोटि थी, मतलब 33 करोड़ थी। ठीक है, 33 करोड़। हम लोग भारत माता में 30 करोड़ तभी पढ़े थे, लेकिन जब आजादी के समय में 33 करोड़ हो गई थी। ठीक है, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। संसार का, दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र कहाँ लागू है? भारत में आज पहुंचा है। 33 कोटि सिंहासन तैयार करो। अब जनता की बारी है, अब सिंहासन पर बैठने की बारी जनता की है। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं, किसका नहीं? अभिषेक। अब आज अभिषेक राजा का बिल्कुल नहीं होगा। किसका होगा? प्रजा का होगा। अभिषेक आज राजा का नहीं, प्रजा का होगा। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट तैयार करो। अरे मुकुट धरो, जो राजा पहनते हैं अपने सर में मुकुट। कहता अब राजा के सर पे मत रखो, अब प्रजा के सर पे मुकुट होगा। किसके सर पे होगा? अब प्रजा के सर पे मुकुट होगा। अभिषेक आज राजा का नहीं, प्रजा का होगा। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख? अरे मूर्ख, तुम आरती लेके किसको ढूंढ रहा है? मंदिरों, राजप्रसादों में, तहखानों में। अरे तुम देवता को कहाँ ढूंढ रहे हो? मंदिर में जा रहे हो, मस्जिद में जा रहे हो। अरे देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में। अरे मूर्ख, तुम कहाँ ढूंढ रहे हो देवता को? मंदिर मस्जिद में नहीं मिलेंगे। तुम देखो कहाँ पे मिलेंगे? सड़क पर गिट्टी तोड़ते हुए नजर आएंगे, खेतों में मिलेंगे, हल जोतते हुए, खलिहानों में मिलेंगे। ठीक है, कहते हैं कि शताब्दियों से, जो इतने सालों से अंग्रेजों राज करते आ रहे थे, अब
उसको चीरते हुए जनता अब अपनी आज़ादी की ओर आ रहे हैं। अब वो अपने अंधकार को मिटा रहे हैं, अपने सपने को साकार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने सपने को साकार कर रहे हैं। कहते हैं क्या 33 कोटि सिंहासन अब खाली कर दो राजाओं। अब आज राजा का अभिषेक नहीं, आज प्रजा का होगा। किसका होगा? प्रजा का होगा। किसका होगा भाई? प्रजा का होगा। कहता है रे मूर्ख, तुम किसको ढूंढ रहा है? आरती लेके किसको ढूंढ रहा है? किसको दिखा रहा है इसे इसे करके? अब राजा को नहीं, अब प्रजा को दिखाओ। और देवता को खोज रहा है तो देखो गिट्टी तोड़ रहे होंगे सड़क पे कहीं, वहां देवता मिलेंगे। तुम खेत में जाके देखो ना किसान को, वही तो देवता हैं। खलिहानों में देखो। चलिए लास्ट पंक्ति अब हम लोग समझते हैं। कहता है कि फावड़े और हल राजदंत बनने को है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो। अरे सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। कहता है कि फावड़े मतलब कुदाल और हल, ये क्या है? ये किसान का क्या है? ये अस्त्र है, ये अस्त्र है। अब वो लोग धूसरता सोने से, अब जो है धूल मिट्टी जो है अब उसको सोने से सजाने चली है। अपने फावड़े से और हल से जो मिट्टी धूसर पड़ी हुई है अब उसको सोना में उगाने के लिए तैयार है। वो अपने अस्त्र से अब समय का रथ का अब रास्ता अपना खाली करो, तुम अपना जगह अब खाली करो, घर घर नाद सुनो, अब गरजाहट सुनो, सिंहासन खाली करो राजाओं, क्योंकि अब जनता उस पर बैठने वाली है। जनता अब बैठने वाली है। ठीक है, हम लोग यहाँ तक जान गए हैं और हमारा ये कविता भी समाप्त हो चुका है। हम लोग बात किए थे व्याख्या के बारे में। देखिए व्याख्या को विस्तार से अगर आपको जानना है तो आप वीडियो हम लोग ऑलरेडी उस पर बना चुके हैं, आप वहां पे जाके देख लीजिए। ठीक है, ऐसे ये देख लीजिए क्या है, इस तरह के पंक्ति आपको दिए रहेंगे, व्याख्या करने के लिए पंक्ति दिए रहेंगे। इस पंक्ति के लेखक कौन है और ये किस कविता से लिया गया है, किस पाठ से ये कविता लिया गया है, इनके लेखक कौन है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करते हैं, पैराग्राफ चेंज करने के बाद इसका हम लोग अर्थ लिखते हैं, व्याख्या हमारा खत्म हो जाता है। आपको हम बता दिए कि वीडियो वहां पे जाके देख लीजिए, वहाँ बहुत ही विस्तार से बताया गया है और वहाँ आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा। सिर्फ हम लोग व्याख्या को उसमें कवर किए, सिर्फ और सिर्फ व्याख्या जो 5 नंबर में पूछा जाता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी बच्चों को। आप वीडियो को कंटिन्यू अगर देखे हैं और देख चुके होंगे तो बहुत ही बेहतरीन की बात है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो फिर आपको एग्जाम में बहुत दिक्कत होने वाला है। तो खुश रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जी।